नमस्कार साथियों। आज हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। संधि में सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। साथियों, आपको पता है स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इनमें से सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, इसके कुछ प्रारूप बनते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और संधि पढ़ने से पहले या संधि के दौरान हम देखेंगे कुछ ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स जिसके माध्यम से आप अपनी संधि विच्छेद करना और संधि करना पुनः ये आसान हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। जब कुछ ऐसे कठिन शब्द आते हैं तब हम संधि विच्छेद या संधि वापस नहीं कर पाते हैं, तब ये ट्रिक्स काम आ जाएंगे आपकी। तो मैं सबसे पहले तो ये इसका प्रारूप बता देता हूँ स्वर संधि का। इसके बाद हम साथ साथ में ये भी देखते जाएंगे। स्वर संधि में सबसे पहला आता है दीर्घ। दीर्घ में हम देखते हैं इसकी एक परिभाषा है कि आमने सामने समान स्वर। ये वाली समझने वाली बात है, आमने सामने समान स्वर। आमने सामने समान स्वर, आमने सामने समान स्वर कैसा होता है देखिए। इसमें अ, ई, उ और रे ये वाले वर्ण आएंगे। ठीक है, तो इसमें एक दो मैं करके आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पर अ के सामने अ आ सकता है, आ के सामने आ आएगा, आ के सामने अ आएगा और अ के सामने आ आएगा। इसके अलावा चौथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी यदि संधि हो जाती है, संधि विच्छेद हम करते हैं, तो सामने ये आएगा बिना मात्रा वाला, मात्रा वाला, बिना मात्रा वाला, मात्रा वाला, या छोटी मात्रा बड़ी मात्रा। इस प्रकार इस पे भी हम यदि देखें तो ई का देख लो, ई छोटी छोटी, फिर आपकी बड़ी बड़ी, फिर बड़ी छोटी, फिर छोटी और बड़ी। इसी प्रकार उ का और री का भी होगा। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, बड़ी छोटी और छोटी बड़ी। ठीक है, इसके अलावा 5वां कोई फॉर्मेट नहीं बनता इसमें। ठीक है, इस पर ही संधि आपका होगा। लेकिन ये होगा क्या, देखो अब आगे जाके ये आ ही बनेगा, ये भी कोई भी हो बड़ी ही बनेगी, ये समझने वाली बात है। यदि कोई संधि शब्द है तो वो हमेशा और हमेशा दीर्घ संधि और ये जो गुण संधि में है, संधि होने के बाद मात्रा उसकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये समझने वाली बात है। कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें मात्रा छोटी रहती है, मैं इसके दौरान आपको संधि पढ़ाते दौरान आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में। ठीक है, तो ये वाली बात है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, इसमें छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सामान्य सा उदाहरण देता हूँ, देख लीजिएगा। रामावतार, रामावतार। ठीक है, कैसे हुआ देखो, ये फॉर्मेट के अलावा और कोई नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा राम धन अवतार, ठीक है, पर समझाने के लिए। तो यहाँ पर देख लो आपका राम तो यहाँ पर अ की ध्वनि और यहाँ पर अ, यानी कि अ के सामने अ, देख लीजिएगा, अ के सामने अ मिलकर क्या बना आ, मिलकर क्या बना आ, तभी तो इसमें आ की मात्रा आई यहाँ पर। ठीक है, रामावतार। तो ये दीर्घ संधि की बात हो गई। लेकिन साथ साथ में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो देखो ट्रिक्स मैं आपको समझाता हूँ। इसमें संधि में ये ट्रिक्स जो है आपके स्वर संधि में ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो है, पहले पद के अंतिम वर्ण की ध्वनि दूसरे पद के पहले वर्ण को लिया जाता है। ठीक है, समझना। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो आपका संधि करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। देखिए, वही उदाहरण अपन वापस लेते हैं या कोई उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, अपन देख लेते हैं कोई अच्छा सा उदाहरण। जैसे अपन ले लेते हैं विद्यालय।
विद्यालय। ठीक है, ये एक आसान सा उदाहरण है। देखिए, विद्या धन आलय। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा है, पहले पद के अंतिम वर्ण की ध्वनि। यहां पर दो शब्दों को समझना हमको, ध्वनि और वर्ण, इन दो को समझने वाली बात। क्या समझना है इसमें कि पहले पद, इसलिए मैंने कहा पहले पद के अंतिम वर्ण की ध्वनि का है, ना कि दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण। क्योंकि कभी कभी पहले पद में 2 वर्ण भी हो सकते हैं, 3 वर्ण भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि पहले पद का अंतिम वर्ण जो भी होगा, तो यहाँ पर हमें देखना है कि पहला पद जो हमारा आ रहा है वो विद्या आ रहा है और दूसरा पद आ रहा है आलय। तो पहला पद जो विद्या है, विद्या में हम देखते हैं तो दा, हम जैसे बोलते हैं इसमें आ की ध्वनि आ रही है, तो हमें आ उतारना है, न की ध्या। समझ ले, यही कह रहा है कि पहले पद की अंतिम वर्ण की ध्वनि लेनी है, तो हमने ध्वनि ले ली, न कि वो वर्ण लिया। फिर दूसरा हमारे पास पद आता है ये वाला, यानी कि पहला पद, ये दूसरा पद। तो दूसरा पद जो आता है, तो क्या कहा है इसने, दूसरे पद के पहले वर्ण को लिया जाता है। यानी कि दूसरे पद में भी वही बात, कभी कभी 2 पद हो सकता, 2 वर्ण हो सकते हैं, 3 वर्ण हो सकते हैं, 4 वर्ण हो सकते हैं, इसलिए मैंने यही कहा है दूसरे पद का पहला। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे पद का पहला जो भी वर्ण होगा उसको क्या करना है, वर्ण को लिया जाता है, मतलब उस वहां पर वर्ण को लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसा का ऐसा उतार वर्ण को। ठीक है, ये वाली बात है। अब इसी उदाहरण में हम दूसरा ट्रिक्स देखेंगे। दूसरा ट्रिक्स ये कहता है, देखना, दूसरा ये कहता है कि मैं आपको ऐसे मौखिक बता देता हूं। दूसरा ये कहता है कि दूसरा जो पद होता है उसका पहला वर्ण हमेशा और हमेशा, ईश्वर संधि की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा और हमेशा स्वर आएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये हमें सामने स्वर आ गया आ। यदि आ नहीं, हमने लिख दिया विद्याधन लय। कभी कभी हम नए नए सीखते संधि प्रकरण, हमें समझ नहीं आता, तो विद्याधन लय लिख दिया, हमें पता ही यहाँ पर लय वाले सर ने बताया था कि पहला पद तो स्वर आएगा। तो देखने वाली बात यही है कि यहाँ पर पहला पद क्या है, स्वर है, और हमने उस स्वर को उतारा है। तो ये तो होगी दूसरा ट्रिक्स, पहला पद स्वर क्या है, पहला पद का, हाँ पहले पद, दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर आएगा, हमेशा स्वर आएगा ये। ठीक है, एक बड़ी और मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें अच्छी चीज है कि कभी भी आप संधि विच्छेद करते हो, स्वर संधि की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, केवल स्वर संधि की पढ़ रहे हैं अभी, तो स्वर संधि की बात कर रहा हूं कि जैसे कोई संधि हम पढ़ते हैं तो इसमें एक वर्ण अतिरिक्त हो जाता है। ये मेरा तीसरा ट्रिक से समझना आप, एक वर्ण अतिरिक्त हो जाएगा, एक वर्ण अतिरिक्त हो जाएगा, एक वर्ण अतिरिक्त आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इसी में हम देखते हैं, विद्याधन आलय में लिखते हैं। देखो हमने लिखा विद्यालय, 1 2 3 4, कितने हैं हमारे सामने, 4 वर्ण हैं। ठीक है, जैसे हमने संधि विच्छेद किया तो हमारे सामने 5 वर्ण हो गए। तो मेरा ट्रिक्स यही कह रहा है कि एक वर्ण अतिरिक्त हो गया। ठीक है, तो विद्यालय, ठीक है, विद्याधन आलय, तो हमारे पास अतिरिक्त कौन सा हुआ, और वो जो अतिरिक्त होगा वो स्वर होगा, पहले पद का अंतिम, पहले पद का जो वर्ण होगा वही होगा, दूसरे पद का जो वर्ण होगा वही होगा हमारे सामने। ठीक है, तो ये अतिरिक्त वाली बात आपको याद रखनी। कभी कभी क्या करते हैं, कोई कर लिख दिया किसने विद्याधन लय, ठीक है, तो वहां पर 4 के 4 ही रहे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संधि गलत है। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है। दूसरा, कभी कभी देखो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जैसे इसी उदाहरण हो जाते हैं, जैसे मैंने लिखा अतिशयोक्ति। ठीक है, पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं, और इसमें आता है जहां तक मात्रा होगी, समझना, जहां तक मात्रा होगी वहीं तक पहला पद बनेगा, पहला पद होगा। ठीक है, पहला पद वहीं तक हमारा होगा। कैसे होगा पहला पद, मैं जैसे मैंने विद्यालय लिख दिया एक इजी शब्द है, ठीक है आप कर लो, लेकिन यदि मैंने कुछ ऐसे शब्द लिख दिए जिसको आप नहीं कर पाते हो, देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अतिशयोक्ति, एक शब्द आता है अतिशयोक्ति। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो
अतिशयोक्ति शब्द को भी गलत लिखते हैं, वो लिखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति नहीं है वो है अतिशयोक्ति। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है ये तो हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इसको लिख देते हैं अतिधन शयोक्ति कर देते हैं, या अतिधन उशयोक्ति वगैरह वगैरह कुछ भी लिख देते हैं, वहां पर संधि हमारी गलत हो जाती है। क्योंकि कुछ तो हमारे दिमाग में फिट है, हम विद्याधन आले, देवधन आले, देवालय, ठीक है, रामावतार तो रामधन अवतार कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ शब्द हमारे सामने संधि शब्द आ जाते हैं, वहां हम गलती कर बैठते हैं। तो देखते हैं इसका क्या करेंगे। देखो इसके लिए लिखना है हमें, क्या बताया इसमें कि जहां तक हमारी मात्रा होगी, समझना, जहां तक मात्रा होगी वहीं तक पहला पद बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ मात्रा कहाँ पर है, ये नहीं आएगी, ई की मात्रा यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये अति इस तरह से नहीं आएगा। देखो मात्रा कहाँ पर बन रही है, मात्रा यहाँ नहीं बन रही, मात्रा बन रही है यहाँ बन रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें य तक जाना है, वहां हमारा पहला पद बनेगा और य के बाद में हमारा दूसरा पद बनेगा। साथ साथ में हमें ये टिप्स भी ध्यान में रखनी है, तो हमारी संधि सही होगी। ठीक है, तो जहां तक मात्रा है वहां तक हमें हमारा पहला पद देना है। कभी कभी मात्रा क्या होता है, पहले ही पद में हो जाती, पहले ही वर्ण में हो जाती, दूसरे वर्ण में हो जाती, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो समझना है हमें। ठीक है, तो हमें लेना क्या है, अति धन शयोक्ति नहीं लेना है, हमें लेना है अतिशय, अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। ठीक है, इस तरह से लेना है। देख लो, अब यहाँ पर वही चीज वापस हमें वर्ण अगर निकालना है तो य का इसमें क्या निकला अ, और यहाँ पर क्या निकला उ, क्या निकला उ बराबर क्या हो गया ओ, तभी तो इसमें ओ की मात्रा आई। तो मात्रा तो यहाँ बन रही है भाई, मात्रा यहाँ नहीं बन रही है। ठीक है, आपने ये वाली मात्रा देख ली अति धन शयोक्ति और आपका संधि सीधी गलत हो गई। तो ये समझने वाली बात है हमारे सामने कि अतिशय धन उक्ति, वही चौथी जो मैं ट्रिक्स में वही बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखना कैसे गलत होती है कि ये चीज हमें ध्यान में रखनी। पांचवी बात मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों पदों का अर्थ होता है, दोनों पदों का अर्थ होता है। ठीक है, कोई ना कोई सार्थक अर्थ हमारे सामने होगा उसका। ठीक है, यानी अति धन शयोक्ति का क्या मतलब होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलो अति का अर्थ हमने निकाल लिया, बहुत अति होता है, शयोक्ति क्या होता है, कोई नहीं होता ना। तो हमें समझने वाली बात यह है कि दोनों का अर्थ भी समझना, यही हमारी पांचवी ट्रिक्स है कि दोनों पदों का कुछ ना कुछ वहां पर अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अतिशय, अतिशय के बाद वही बड़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत अधिक। ठीक है, और उक्ति मतलब कोई बात कही गई, ठीक है, बहुत अधिक बड़ा चढ़ा कर कही गई बात, अतिशयोक्ति। जैसे कहते हैं अपन की हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सिगरी जल गई। ठीक है, तो ये बहुत अतिशयोक्ति हो जाती है। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। ठीक है, तो यही वाली बात है, यहाँ पर अ और यहाँ पर उ, और देखो यहाँ पर अ और उ आया, अ और उ के सामने ओ यदि बनता है तो वहां क्या बन जाती है, आपकी गुण संधि बन जाती है, एक मात्रा वाला। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब एक के बाद एक संधि हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी तो खाली मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स थी जो मैंने बताई, इससे अपन अपनी संधि सही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द मैं बताता हूँ, द्वारकेश, द्वारकेश। ठीक है, अब इसका देखो द्वारकम केश तो होगा नहीं, क्या होगा, तो इसका होगा द्वारका धन इश। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इश लिखा हुआ है, कभी कभी इंद्र लिखा हुआ होता है पीछे, वर्ण ऐसे संधि आते हैं। ठीक है, कभी कभी इंदु लिखा हुआ होता है, तो किसके ऊपर कभी कभी ये कंफ्यूजन इतने माइनर बिल्कुल देते हैं अपन को संधि विच्छेद में, तब अपन फंस जाते हैं उस समय। तो यहाँ पर याद रखना है, जहां जहां हमारा इश आता है वहां हमें मात्रा बड़ी करनी है। जैसे ईश्वर आया तो उसमें बड़ी करनी है, ठीक है, लेकिन इंद्र आया तो उसमें मात्रा नहीं आएगी, वो हमें समझना है। वो चीज में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, द्वारका, अब देखो यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ पर ई लिया। ठीक है, तो क्या बन गया, एक ही मात्रा की हुई, वापस कौन सी संधि हो गई अपने, गुण संधि हो गई इसमें। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है। ठीक है, हाँ, तो ये दो संधि हो गई है, मैंने आपको बताया एक दो उदाहरण लेकर। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने लिखा राकेश, राकेश, तो क्या बन जाएगा, राका धन इश। देखो, ठीक है, कोई कोई क्या करते हैं, राक धन इश कर देते हैं, राके धन इश कर देते हैं, वो नहीं आएगा। ठीक है, राका चंद्रमा होता है यहाँ पर और इश। ठीक है, तो ये समझना है। तो अर्थ होना चाहिए दोनों का, कुछ न कुछ अर्थ बनता है, निरर्थक शब्द नहीं होते हैं संधि में। ठीक है,
संधि करते समय कुछ अर्थ निकलता है, इसका मतलब वो हिंदी का शुद्ध रूप से हिंदी का शब्द है। यदि कोई नहीं निकल रहा है अर्थ, ठीक है, उसका नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो सकता हिंदी का शब्द, ठीक है, संधि शब्द नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका संधि विच्छेद। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पहले ही पद में, पहले ही वर्ण में उसकी मात्रा स्टार्ट हो जाती है, तो हमको पहले वर्ण में ही लेना है उसको, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द आएंगे तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो मात्रा वाला खास चीज इसमें कुछ ट्रिक्स है, जिसमें खास तो एक ये याद रखना है, एक याद रखना है हमको, एक वर्ण अतिरिक्त हो जाता है कोई भी। इसमें भी आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा द्वारकेश, 1 2 3 4 वर्ण हो गए हमारे सामने। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5 वर्ण बन गए, ठीक है। तो एक वर्ण हमेशा हमें अतिरिक्त लाना है, यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमें ये नियम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि हमें कैसे भी करके वो 5वां वर्ण लाना है। अगर 4 है तो, और अगर 3 है तो चौथा लाना है, 2 है तो तीसरा लाना है, ठीक है। तो 2 है तो 3 हो जाएंगे, 3 है तो 4, और 4 हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 है तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। वो हमें याद रखने वाली बात है। चलो इस तरह से ये थोड़े से ट्रिक्स मैंने बताए। अब हम आगे के लिए एक एक संधि को पढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रिक्स आप दिमाग में रखोगे तो आपकी संधि सही हो पाएगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि देखेंगे? दीर्घ संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि, ठीक है। साथियों दीर्घ संधि में क्या होता है, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि इसमें एक चीज हमको समझना है कि आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने समान स्वर, समान स्वर। देखो यहाँ पर स्वर की बात की थी, 3 चीज याद रखना हमें। देखो एक तो क्या कहा है, आमने सामने, चलो ठीक है। बात ये है समान, और दूसरी बात स्वर। यहाँ व्यंजन नहीं आएंगे, क्योंकि हम स्वर संधि की बात करें तो केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समान और स्वर कैसे, देखो यहाँ पर एक प्रारूप बनाऊंगा मैं, देखना यहाँ पर कुछ वर्ण होते हैं, अ ई उ और रे, ठीक है। ये इस तरह से है आपके सामने, जैसे मैंने लिखा अ, ठीक है, के सामने अ, आ के सामने आ, और अ के सामने आ, और आ के सामने अ। बस ये फॉर्मेट बनेंगे। जैसे ई में भी वही बात है, वापस ई, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी और बड़ी छोटी, ठीक है। ये इस तरह से आपके, और इसमें भी ये, इसमें भी ये, इस तरह से फॉर्मेट बनेंगे, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण अभी बताया था, उसमें बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा देवालय, क्या लिखा? देवालय। देख लो कैसे आमने सामने समान स्वर बन रहे। यदि समान स्वर आमने सामने आ रहे हैं तो हमारी संधि हो जाएगी दीर्घ। संधि का पहचान वही तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा देव धन आलय, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस पुनः थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा वो ट्रिक्स में। यहाँ पर कुछ लोग जैसे एग्जाम में दे देते हैं देवा धन आलय भी देते हैं, देवा धन आलय, ठीक है। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं देव धन लय, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं देवाधन लय, ठीक है। तो कुछ ऐसे 4-5 उदाहरण, 3-4 उदाहरण करके देंगे, लेकिन हमको समझना क्या है कि मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब ये वाला आगे आप सीधा देख लेना, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4, ये तो 4 वर्ण हो गए, ठीक है। जैसे इसमें हो रहे 1 2 3 4, संधि में हो रहे, विच्छेद करने पर भी 4 हो रहे, मतलब सीधा गलत। मैंने बताया था एक वर्ण अतिरिक्त बनेगा, तो यहाँ पर सीधा गलत हो गया। दूसरा है, हमने लिखा देवा धन आलय, 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है, लेकिन गलत कहाँ है वो देखना। एक वर्ण अतिरिक्त वाला तो यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वो वाली बात तो सही है, लेकिन हमें सभी ट्रिक्स के ऊपर खड़ा उतरना है। तो उसके लिए क्या करना, देखो उसके लिए यहाँ पर हमने वर्ण निकाला, मात्रा निकाली, मतलब जो भी निकाले वो भी सही हो रहा है, लेकिन समझना ये यहाँ पर ये वाली बात समझनी हमें कि दोनों पदों का अर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आलय का मतलब होता है गर्भ, ठीक है, लेकिन देवा का कोई अर्थ नहीं होता है, देवा का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ होता है देव, ठीक है, भगवान ईश्वर। तो देव होता है, देवालय होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। दोनों पदों का अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखते हैं दूसरा, देखो देव
ठीक है। तो हमने क्या किया, देव, व में अ की क्या आई, पहले ही मैंने बता चुका हूँ, मैं पहले वाले ट्रिक्स में ही बता चुका हूँ कि पहले पद के अंतिम वर्ण की हमको ध्वनि लेनी है, जबकि दूसरे पद का पहला वर्ण जो भी होगा उसको वैसा का वैसा उतार देना है, उसमें कुछ भी हेरफार हमें नहीं करना। तो हमारा दूसरा पद, दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो है हमारे सामने आ, तो हमने आ को उतार लिया। अ धन आ बराबर आ ही बनेगा, मात्रा तो बड़ी ही आएगी, वो याद रखना है। तभी तो इसमें आ रहा है भाई वाह, क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है। तो ये समझने वाली बात है। देव धन आलय, ये सभी जो मैंने ट्रिक्स बताई उसके ऊपर खड़ा होकर आते हो। देव का मतलब भी है, दोनों का अर्थ सार्थक है कंप्लीटली, ठीक है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर निकाला, पहले पद का अंतिम वर्ण की ध्वनि, बिल्कुल ध्वनि, दूसरे पद का पहला वर्ण, ठीक है। और दूसरे पद का पहला वर्ण हमेशा और हमेशा स्वर आएगा, एक चीज ये भी बताई थी मैंने आपको, याद रखना, ठीक है। यदि ये स्वर नहीं आ रहा यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब संधि आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। फिर आमने सामने हमने अ और आ, देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा है अ और आ, ठीक है, ये रहा अ और आ, ठीक है, ये वाला प्रारूप यहाँ पर बन रहा है। तो अ और आ प्रारूप हमारे सामने आ गया और मात्रा बढ़ के बड़ी हो गई, तो हो गया ये आ की मात्रा, इसमें देवालय, देवधन आलय, ठीक है। अब कुछ इसके मैं उदाहरण बाद में आपको लिखवा दूंगा। अभी क्लास यहीं तक हम खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सबको।